नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके UGC नेट वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसने भी ग्रुप नंबर 56-57 का एग्ज़ाम दिया था तो इनकी आंसर की आ चुकी है। अगर आपने अपने आंसर की अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, और वो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी तो उसमें भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या फिर ये सभी। अब इनमें अगर हम देखें तो इन सभी को जो है यहाँ पर माना गया है। तो अध्यापक जो होता है, टीचर, उसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के व्यवहार को उचित दिशा में परिवर्तित करना, और इसके लिए आवश्यक है कि उसे शिक्षा की प्रक्रिया की अच्छी जानकारी हो। तो इन सभी को जो यहाँ पर माना गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षणाधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करता है, इस प्रकार के या कभी सेंसर नहीं हो सकते। उदासीन रहता है, ऐसे भी नहीं हो सकता, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब आप एकदम से देखते भी यहाँ पर पहचान जाओगे। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इस बात पर बल देती है कि सीखने हेतु अधिक से अधिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए जो यह सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है तो ही एक अच्छा शिक्षक होगा। इसके बाद है, आजकल पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। आजकल पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे कैसे लेंगे? यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, इससे परीक्षा में कुछ नंबर मिल जाते हैं, श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करती है, या इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। तो यहाँ पर कौन से वाला सही आंसर है? सी आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन है सी वाला, कि यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। इसके बाद आ जाता है, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका। विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, अपनी समस्या हल करने में विद्यार्थियों की मदद करना। तो उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना। तो उस शिक्षा में स्वाध्याय की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, और इस स्तर पर शिक्षक विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान देता है। इसके बाद एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन, उदाहरण या भाषण देकर। तो विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है? तो कोई भी पुरस्कार देकर। तो क्योंकि उसे देखम देख जो है और भी बच्चे सोचेंगे कि हमें भी पुरस्कार प्राप्त करना है, तो वो भी जो है और अच्छा प्रदर्शन करेंगे पहले की अपेक्षा। इसके बाद है, इनमें से कौन से संदर्भ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ APA के अनुसार लिखे गए हैं? शर्मा वी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली, शर्मा वी 2010 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैकग्रा हिल, या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैकग्रा हिल। कौन से वाला जो है यहाँ पर सी आंसर होगा? तो अमेरिका मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार। अब इनके अनुसार जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है, शर्मा वी 2010 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस नई दिल्ली टाटा मैकग्रा हिल्स। नेक्स्ट आ जाता है, प्रायः शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रत्येक लेख का अब्स्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है जिसमें जोर दिया जाता है शोध पत्र के केंद्रीय थीम को, शोध पत्र लेखन में प्रयुक्त किसी अभिनव विधा या फिर उपागम को, शोध पत्र के प्रभावी निष्कर्ष को, या फिर इन सभी को। तो प्रायः शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रत्येक लेख का अब्स्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है और जिसमें जोर दिया जाता है। तो इन सभी में, जिसमें शोध पत्र के केंद्रीय थीम को, शोध पत्र लिखने में प्रयुक्त किसी अभिनव विधा या उपागम को, शोध पत्र के प्रभावी निष्कर्ष को। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अनुसंधान में। तो अनुसंधान में नैतिक प्रमूल्यों का समावेश करने के लिए क्या अनिवार्य है? अनुसंधानकर्ता की योग्यताओं के अनुकूल हो,
अनुसंधानकर्ता को स्वतंत्र रूप से कार्य करवाने का अवसर प्रदान करें, अनुसंधानकर्ता में परिपक्वता का समावेश करें, या फिर ये सभी। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया है। तो अनुसंधान में नैतिक परक मूल्यों का समावेश करने के लिए अनिवार्य है कि अनुसंधानकर्ता की योग्यताओं के ये अनुकूल हो। इसके बाद है नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है? नमूने के आकार में कमी, वृद्धि, यादृच्छिकरण की प्रक्रिया, या फिर विश्लेषण की प्रक्रिया। तो नमूना लेने में गलती किसके साथ घटती जाती है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, नमूने के आकार में वृद्धि से। नमूना संग्रहण में गलती की संभावना तब अधिक होगी जब नमूनों की संख्या तथा आकार वृहद होता है। इसके बाद है इनमें से एक विचार गोष्ठी का प्रकार नहीं है। विचार गोष्ठी का प्रकार नहीं है गृह गोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, या मुख्य विचार गोष्ठी। तो एक विचार गोष्ठी का प्रकार यहाँ पर नहीं है, कौन सा? तो ये है गृह गोष्ठी। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मुख्य विचार गोष्ठी जो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो क्षेत्र आधारित शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है: इंद्रिय अनुभवपरक शोध, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, या आत्मकथात्मक शोध में। और इसमें देखें तो ऑप्शन है सी वाला हमारा। तो कौन सा है? ये प्रयोगात्मक शोध है। इसके बाद आ जाता है प्रबंधन सूचना प्रणाली। संप्रेषण की एक पृथक प्रणाली है। संगठन में सामान्य संप्रेषण के अतिरिक्त एक समानांतर प्रणाली है। प्रबंधकों के सहायतार्थ संप्रेषण की एक प्रणाली है, या संगठनेतर सूचना प्रणाली है। तो प्रबंधन सूचना प्रणाली क्या है? और इसको माना गया है जो ऑप्शन सी में दी गई है, प्रबंधकों के सहायतार्थ संप्रेषण की एक प्रणाली है। तो प्रबंधन सूचना प्रणाली भी संगठन में प्रबंधकों के सहायतार्थ संप्रेषण की प्रणाली को कहा गया है। प्रबंधक संचार में होने वाले अवरोधों तथा बाधाओं से बचने के लिए सूचना प्रणाली का प्रयोग कर कार्य को व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद है डिजिटल सशक्तिकरण से क्या आशय है? सार्वभौमिक डिजिट साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। तो कोट वाला क्वेश्चन है, कौन से वाला यहाँ पर सही है? तो इसमें जो है यहाँ पर इन सभी को सही माना गया है। तो डिजिटल सशक्तिकरण का अभिप्राय है सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। और सामान्यतः जो ई साक्षरता जो है, ई साक्षरता की खाई को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। और सामान्यतः ई साक्षरता की खाई को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। इस डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के साथ डिजिटल डेमोक्रेसी की संकल्पना को साकार करने हेतु भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इन सभी को जो यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है एक उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में अंतर पाया जाता है। उत्तम वाचक प्रत्येक शब्द प्रकार से परिचित होता है। उत्तम वाचक को अपने सतत वाचन के समय एकाध बार रुकता है। उत्तम वाचक वाक्यों में आने वाले कठिन शब्दों के तात्पर्य को सर्वप्रथम समझने का प्रयास करता है। उत्तम वाचक की नेत्र गति प्रत्येक पंक्ति के साथ साथ समानांतर रूप से गति करती है। तो एक उत्तम वाचक तथा निम्न स्तर के वाचक में अंतर क्या है? और इसमें अंतर की बात करें तो जो ऑप्शन डी में है, उत्तम वाचक की जो नेत्र गति है वो प्रत्येक पंक्ति के साथ साथ समानांतर रूप से गति करती है। मतलब जो कोई अच्छा पढ़ने वाला है वो तो जिस हिसाब से लाइन चल रही है उस हिसाब से जो अपनी नज़रें रखेगा, लेकिन जो कम आता है जिसके पास पढ़ना, तो उसकी गति जैसे ही नहीं बनेगी। इसके बाद है उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है। शिक्षक व्याख्यानों तथा अधिगम परीक्षणों की प्रशिक्षण तकनीकी छात्रों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की छात्रों द्वारा अपनी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को दैनिक रूप से रखने की। तो उत्तम अधिगम जो है इसके लिए क्या आवश्यक है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, छात्रों द्वारा शैक्षणिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की। इसके बाद है भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का एक आधारभूत निष्कर्ष बालकों में इस भाषा का व्यवहारिक ज्ञान पैदा करना भी है। इस उद्देश्य की संप्राप्ति संभव है यदि अंग्रेजी शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
स्कूल में प्रारंभिक वर्ष में अंग्रेजी व्याकरण का शिक्षण प्रदान किया जाए। सभी शिक्षक अंग्रेजी भाषा के शुद्ध एवं सही शिक्षण पर बल दें। अंग्रेजी भाषा शिक्षण में से उच्च साहित्यिक अध्ययन को हटा दिया जाए। तो भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का एक आधारभूत निष्कर्ष बालकों में इस भाषा का व्यवहारिक ज्ञान पैदा करना भी है। तो इस उद्देश्य की संप्राप्ति संभव है। कैसे? जो ऑप्शन सी में दिया गया है। सभी शिक्षक अंग्रेजी भाषा के शुद्ध एवं सही शिक्षण पर बल दें। इसके बाद है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 4, 5, 6 या फिर 7। और इसमें हमारा शीर्षक है ऑप्शन बी वाला। तो 6 जो यहाँ पर माने गए हैं। और इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्तर, M.D.P. खेतान। तो इनमें से बी.एल. मित्तर के स्थान पर एन माधवराव तथा डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तो 6 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। कौन से वाला सही नहीं है? जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है कि वह राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 164, इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो यहाँ पर देखें तो राज्यपाल जो है ये मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये गलत है। और अन्य देखें तो राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो ये सभी सही है, बस इसको छोड़कर। और अब तो हरियाणा में भी ये मुख्यमंत्री वाले जो चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, क्योंकि आचार संहिता जो अभी लगी हुई है। इसके बाद है निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं या विधान परिषदें। तो किसको भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है तो ये है राज्य की विधान परिषद। तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है, जबकि राज्य विधान परिषदों को यदि भंग नहीं किया जा सकता तथापि अनुच्छेद 169 के तहत इन्हें संसद द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर डी को माना गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान है ये कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो सुरक्षा समिति का प्रधान होता है और ये जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री। इसके बाद आ जाता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो इसमें न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो ये कौन सा है जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है तो ये विधायिका है। तो भारत जो है इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी जो है इसको माना गया है। इसके बाद है डाटा का स्क्रैम्बलिंग किस नाम से जाना जाता है? सॉर्टिंग, पासवर्ड प्रूफिंग, फायरवॉल या इनक्रिप्शन के नाम से। तो डाटा का संक्रिप्लिंग किस नाम से जाना जाता है? और जो ऑप्शन डी में दिया गया है तो इनक्रिप्शन जो है इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? तो 10,000 ये बाइट्स है, ये बिट्स है, 1 मिलियन बिट्स या 2 मिलियन बिट्स के बराबर। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है?
और इसको माना गया है 2 मिलियन बिट्स के बराबर। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर है MPG का पूरा नाम क्या है। MPG की पूरे नाम की अगर हम बात करें तो ये मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप इसको कहा जाता है। MPG4, MPG3, MPG4 आपने देखे होंगे वीडियो में लिखा हुआ होता है। तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। कंप्यूटर के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कंपाइलर, ट्रांसलेटर, डिबगर या लाइनक्स। तो कौन सा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो ऑप्शन डी में दिया गया है लाइनक्स, जैसे ये विंडो है, एंड्रॉयड है, आईफोन होते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसको माना गया है। इसके बाद है MS वर्ड में Ctrl+U कमांड का प्रयोग करते हैं अनलॉक के लिए, अंडरलाइन, ब्लॉक या सिलेक्ट करने के लिए। Ctrl+U का मतलब क्या होता है। तो U का जो यहाँ पर अर्थ अगर हम देखें तो U का मतलब अंडरलाइन से होता है। जैसे कोई भी वर्ड दिया गया है Ctrl+U दबाएंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे हम Ctrl+C से कॉपी, V से पेस्ट करते हैं, Ctrl+A से पूरा पेज सेलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से U से हम अंडरलाइन और I से इटैलिक कर सकते हैं, मतलब ये अक्सर जो है टेढ़ा हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी समृद्ध किए जाते हैं। तो ये कौन सा है। वन, जल, खनिज या सड़कें। तो किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, और जो ऑप्शन सी में दी गई हैं अर्थात जो यहाँ पर सड़कें जो दी गई हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है घास, स्थल, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या अनुवांशिक विभिन्नता के। तो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है तो कौन सा है, यहाँ पर अनुवांशिकी विभिन्नता याद आएगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, ये जीवों की अनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उनमें संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद है पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। तो अपघटक कहलाएंगे यहाँ पर विषाणु, कवक, जीवाणु। तो कोट वाला क्वेश्चन है, कौन सा होगा ये परितंत्र में। अपघटक जीव जो है इसके अंतर्गत आएंगे जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो 2 और 3 कवक और जीवाणु ये आ जाएंगे। और अपघटक क्या है, क्योंकि जब हम इसके बारे में पता होगा तभी हमें या आंसर सही पर पहुंच पाएंगे। तो अपघटक जैसे जीव होते हैं जो ये अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं और जिससे पोषक तत्वों को पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अपघटक पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर करते हैं और अपघटक उपभोक्ता की तरह अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत परजीवीधारियों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण करते हैं और इससे विखंडित होकर मृदा में सामान्य कार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन हो जाता है और इन्हें पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य कार्बनिक तत्वों का परितंत्र में पुनः चक्रीकरण हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण या कृषि का विस्तार। तो एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, कौन सा, बंजर भूमि का वनीकरण करना, मतलब जो बंजर खाली का जो भूमि थी उस पर पेड़ पौधे लगाना। तो इसके अलावा ये सभी दुष्प्रभाव हैं। नेक्स्ट आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक है गाय, मोर, बाघ या हरे पौधे। तो कौन सा है पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में उत्पादक, तो जो हरे पौधे हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी। हरे पौधे को फिर ये जैसे अन्य गाय हैं ये खाएंगी, फिर गाय को अन्न खाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो प्रक्रिया जो चलती रहती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है 32 से 36 तक के क्वेश्चन और गद्यांश जो इसमें से देने हैं। पहले हम जो गद्यांश के जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है।
तो क्वेश्चन है यहाँ पर, अंगीकरण संबंधी क्लासिकल सिद्धांत और नवीनतम फिल्म सिद्धांत के बीच अंतर क्या है। अंगीकृत फिल्म के लेखकत्व में अंतर, फिल्म के थीम संबंधी अंतर, मूल के बारे में क्लासिकल संबंधी नवीनतम नया थीम, क्लासिकल सिद्धांत कोडों के परिवर्तन के बारे में है, जबकि नवीनतम सिद्धांत थीम के लेखकत्व में परिवर्तन के बारे में है। अंगीकरण के संबंध में मैकलुहान का मत क्या है। टेलीविजन द्वारा अंगीकृत फिल्म का जिस क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वह क्या है। किसी फिल्म के लिए जीवन और मृत्यु की समस्याओं का समाधान करने के लिए टोरकोवस्की का क्या सुझाव है। तो ये वाले क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपने इसमें से ही देने हैं। तो एक बार में हम गद्यांश जो है इसको देख लेते हैं और एक बार में ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है इसमें भी समय कम होता है, तो इसी प्रकार से सेम जो हमने यहाँ पर पढ़ना होगा। तो इसमें क्या कहा गया है यहाँ पर, सिनेमा में साहित्यिक या सैद्धांतिक कार्य के अंगीकरण को अधिकांश पूर्ववर्ती फिल्म निर्माताओं ने तथ्य के रूप में मान लिया है। उनमें सर्गेई आइंस्टाइन भी शामिल थे। आइंस्टाइन के साथ पाठों को, जिन्हें उनके एक शिष्य व्लादिमीर निझनी ने रिकॉर्ड किया था, वास्तव में फिल्म अंगीकरण के पाठ हैं। आइंस्टाइन के साथ पाठों को पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि फिल्म बनाना एक अंगीकरण है। क्या हमारी अधिकांश यादगार फिल्म अनुभवों में से कुछ अनुभव उपन्यासों, नाटकों, व्यापक प्रदर्शनों से नहीं थे। इसलिए समस्या क्या है, लेखक की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु होने वाली होती है। पाठ स्पष्ट है कि उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है। साहित्य की चोरी एक खाली संकल्पना है। क्लासिक और क्लासिकी के बाद दोनों स्थितियों में अंगीकरण एक मुद्दा रहा है। अर्थात 1960 के दशक के मध्य और 1960 के दशक के मध्य के बाद यह फिल्म का सिद्धांत है। लेकिन क्योंकि क्लासिकल सिद्धांत के संबंध में कोडों के एक सेट से दूसरे सेट में अंतरण का कार्य किया जाता है, अंगीकरण का नवीनतम फिल्म सिद्धांत इसकी अनुमति देता है। लेकिन लेखकीय थीम में अंतर किया गया है। उदाहरण रॉबिन हुड की व्याख्या करने के लिए, यदि आपके पास कोई मास्टरपीस हो तो देर सवेरे उस मास्टरपीस को प्रस्तुत करने की बात महसूस की जाएगी। यही कारण है कि ऑटिज्म झेलने की बजाय आज फिल्म अंगीकरण महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। निसंदेह यहाँ कोई मैकलुहान की इस टिप्पणी की ओर संकेत कर सकता है कि कोई भी नया मीडिया पुराने मीडिया उत्पादों को आत्मसात करता है, और यही कार्य साहित्य और सैद्धांतिक कार्यों के मामले में फिल्म ने किया, और हम ऐसी प्रवृत्ति आज टेलीविजन में भी देख सकते हैं। वास्तव में यह नई प्रवृत्ति सभी जगह आत्मसात कर ली गई है। पत्रकारिता, शिक्षा, धर्म, मनोरंजन, खेलकूद, कला, कारोबार, सभी ने। लेकिन मैकलुहान ने इस संबंध में कुछ अधिक कार्य नहीं किया। ऐसी स्थिति में हम अपनी सहायता के लिए नोट लेते हैं, जो एक स्पष्ट प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति से फिल्म निर्माताओं के लिए समस्या पैदा होती है। बाद में इस बात का पता चलता है कि टीवी नेटवर्क में अपनी फिल्म का प्रदर्शन करना फिल्म के बोध के बारे में ही महत्वपूर्ण प्रभाव है, और इसे आवश्यक बाजार प्रभाव ही रहने दें। फिल्म बनाते समय एक फिल्म निर्माताओं को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसकी फिल्म अंततः टीवी पर दिखाई जा सकती है, और उसका अर्थ यह है कि जटिल ध्वनि मार्ग में एक आपदा है। छवि का ऐसा संयोजन है जहाँ रंग का महत्व और आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इन सब में महत्वपूर्ण बात इसे फ्रेम करना है। कार्य का शुद्ध मामला नहीं है कि इसे अप्रवृत्ति रखा जाए, निष्ठापूर्वक उद्धृत किया जाए, और यह जीवन और मृत्यु का मामला है। ऐसे भी फिल्म वर्ग है जो छोटे पर्दे पर नहीं जाते हैं। इस प्रकार फिल्म में साहित्यिक और सैद्धांतिक कार्य का अंगीकरण संबंधित कार्य के लिए जीवन या मृत्यु का मामला हो सकता है, जैसे एंड्रे टार्कोवस्की ने पाया है। कुछ कार्यों में पूर्णता होती है और उनमें सार और मूल साहित्यिक छवि होती है। पात्रों को अस्थायी गहराई में लाया जाता है। आकर्षण के लिए संयोजन की असाधारण क्षमता, और पुस्तक अदृश्य होती है। पृष्ठों के आने पर लेखक की विस्मयकारी अनोखा व्यक्तित्व, पुस्तकें ऐसी जो मास्टरपीस हो, और कोई ऐसा व्यक्ति जो उत्कृष्ट गद्य और सिनेमा दोनों में वास्तव में तटस्थ हो, स्क्रीन की थीम की मांग को समझ सकता है। इनमें जिस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है, अब वह ऐसा बिंदु है जब साहित्य को हमेशा के लिए सिनेमा से अलग करना होगा। तो इस प्रकार ये गद्यांश था, और इसमें से ही क्वेश्चन अब हमने छाटने हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, आइंस्टाइन ने पाठों के बारे में क्या कहा है। सिनेमा के लिए साहित्य कार्य का अंगीकरण संबंधी पाठ, आइंस्टाइन का जीवन, सिनेमा बनाने के बारे में या उसके बारे में आइंस्टाइन ने अपने शिष्यों को सिखाया है। अब यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, सिनेमा के लिए साहित्य कार्य का अंगीकरण संबंधी पाठ। इसके बाद आ जाता है अंगीकरण संबंधी क्लासिकल सिद्धांत और नवीनतम फिल्म सिद्धांत के बीच में अंतर क्या है। क्लासिकल सिद्धांत और नवीनतम फिल्म सिद्धांत के बीच में अंतर।
अंगीकृत फिल्म के लेखकत्व में अंतर, फिल्म के थीम संबंधी अंतर है। मूल के बारे में क्लासिकल संबंधी नवीनतम नया थीम है। क्लासिकल सिद्धांत कोडों के परिवर्तन के बारे में है, जबकि नवीनतम सिद्धांत थीम के लेखकत्व में परिवर्तन के बारे में है। तो कौन से वाला सही आंसर था इसमें? सही आंसर था जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है कि क्लासिकल सिद्धांत कोडों के परिवर्तन के बारे में है, जबकि नवीनतम सिद्धांत थीम के लेखकत्व में परिवर्तन के बारे में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। तो क्वेश्चन है अंगीकरण के संबंध में मैक्लुहान का मत क्या है? कला का नया कार्य अंगीकरण के माध्यम से तैयार किया जाता है। कला के पिछले कार्य में नए माध्यमों को लिया जाता है और सम्मिलित किया जाता है। सभी कला कार्य टेलीविजन द्वारा सम्मिलित किए जाते हैं। कला के सभी कार्य मीडिया के उद्भव से नष्ट हो जाते हैं। तो अंगीकरण के संबंध में मैक्लुहान का मत क्या है? अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला। कला के पिछले कार्य में नए माध्यमों को लिया जाता है और सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद है टेलीविजन के द्वारा अंगीकृत फिल्म का जिस क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वो निर्देश का कारोबार, कथा, पात्र और संवाद, साउंड ट्रैक, रंग और फ्रेमिंग, टीवी में किसी फिल्म की स्क्रीनिंग। तो टेलीविजन के द्वारा अंगीकृत फिल्म का जिस क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वो कौन सा है? और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, साउंड ट्रैक, रंग और फ्रेमिंग। इसके बाद है किसी फिल्म के लिए जीवन और मृत्यु की समस्या का समाधान करने के लिए टर्कोवस्की का सुझाव। किसी फिल्म का टेलीविजन पर प्रदर्शन अनिवार्य करना, साहित्य से अंगीकरण फिल्मों के लिए अनिवार्य करना, फिल्म से लेखों को फिरता करना या सिनेमा से साहित्य को पूर्णतः फिरता करना। तो किसी फिल्म के लिए जीवन और मृत्यु की समस्या का समाधान करने के लिए टर्कोवस्की का सुझाव कौन सा था? जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, सिनेमा से साहित्य को पूर्णतः अलग करना। इसके बाद है यदि निगमनात्मक तर्क अवैध होता है। एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है यदि इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हों। इसके आधार वाक्य सत्य परंतु जो निष्कर्ष है वो असत्य हैं। इसके आधार वाक्य असत्य परंतु निष्कर्ष सत्य हैं। इसके आधार वाक्य इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सत्य हो तो एक निगमनात्मक तर्क अवैध होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य हो। तो निगमनात्मक तर्क क्या है? तो जिसमें एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। एक निगमनात्मक तर्क के निष्कर्ष की सत्यता निम्न दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो है तर्क के रूप की शुद्धता और कथन की सत्यता। एक निगमनात्मक तर्क मान्य होगा यदि और केवल यदि उस रूप में परिवर्तित हो जाता है जिससे कथनों का सत्य होना असंभव हो जाए और निष्कर्ष फिर भी गलत पाया जाए, अन्यथा निगमनात्मक तर्क अमान्य होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए को माना गया है। इसके बाद आ जाता है कोई संख्या दी गई है, यहाँ पर इसमें अंकों के युग्म कितने हैं, जिसमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक है। आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने की उनके बीच अंक गणितीय अंकों में होते हैं। जैसे आप इनको लिखते हैं तो ऐसे कितने वाले हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी को माना गया है। जो 3 है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। तो क्या ऐसे अंकों के युग्म कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं। आगे और पीछे से दोनों दिशाओं में जितने कि उनके बीच अंक गणितीय अंकों में होते हैं। तो कितने हैं यहाँ पर, और एक तो आ जाएगा यहाँ पर 4 और 8 और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर 5, 6 और एक जो है यहाँ पर माना गया है 9 और 5 को। अब ये यहाँ पर किस प्रकार से है, जैसे हम अंकगणित में चले 4, 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार से आता है 8 भी, और 5 के बाद 6 ये भी इसी प्रकार से आता है। अब ये तो थी बाएं की बात। अगर हम दाएं से भी इनको देखें तो जैसे यहाँ पर 5 है, 5 के बाद 6, 7, 8 और 9 ये आता है। तो ये कहने का मतलब है इस प्रकार से बनेंगे तो 1, 2, 3 जाए बन जाएंगे। इसके बाद जाता है अगला क्वेश्चन हमारा।
निम्नलिखित श्रृंखला अंग्रेजी वर्णमाला तथा संख्याओं पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा कौन सा कोड यहाँ पर चला हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ए है, जैसे ए बी सी, इसी प्रकार से सी में ई में देखें तो ए बी सी डी और ई, एफ जी एच आई, तो आई जा यहाँ पर होना चाहिए। अब आई वाला देख लेते हैं तो सिर्फ इसमें है या फिर इसमें है। अब फिर हमने नेक्स्ट वाला देखना होगा, तो 12 वाला ही देख लेते हैं। 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 और 3 फिर 24 जो यहाँ पर होना चाहिए। अब 24 इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमने फिर ये वाला देखना होगा अब इसका कौन सा चला हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा आएगा, तो जैसे एस है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो इसी प्रकार से यहाँ पर एम एन क्यू आर एस, तो क्या आएगा क्यू बीच में आर और एस, तो इसका मतलब है आई क्यू और 24, तो ये होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी जो है इसमें दिया गया है। इसके बाद है यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाए, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को मोपेड, तो खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल होगा। अब जैसे खेत है, खेत तो ट्रैक्टर जोतता है, तो रेलगाड़ी को बस और बस को ट्रैक्टर, बस को ट्रैक्टर कहा जाएगा और बस को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर को कार। तो खेत कौन जोतेगा, क्योंकि हम ट्रैक्टर को ट्रैक्टर को क्या कह रहे हैं, कार, तो इसका मतलब खेत तो ट्रैक्टर जोतता है और जब हम ट्रैक्टर को ही कार कह देंगे तो कौन जोतेगा फिर खेत, तो कार जो है ये जोतेगी। इसके बाद है प्रदत्त संख्यानुक्रम में गलत बताइए। अब गलत जो है यहाँ पर कौन से वाली है, तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो 22 33 66 99, तो कुछ कोड जा चला हुआ है। तो जैसे 11 दूनी 22 होता है, 33 होता है, 66 होता है, 99 होता है, और इसी प्रकार से 11 को अगर हम देखें तो 11 11 121 हो जाते हैं। और तो ये अगर देखें तो 279, तो ये 25.36 कुछ ऐसा होता है। और इसी प्रकार से 594 को अगर हम देखें तो और 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, तो इसमें देखें तो ये सभी संख्याएं जो है 11 से भाग हो रही हैं, लेकिन अगर हम 279 को देखें तो 11 से भाग नहीं होती है। तो यही जो है यहाँ पर इसमें गलत आया है, तो ऑप्शन जो है ये वाला हो जाएगा। तो ये है यहाँ पर इसका काम। इसके बाद आ जाता है 42 और 43वां क्वेश्चन। तो निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। पहला जो यहाँ पर इसमें कथन है, अधिकांश खिलाड़ी पुरुष होते हैं, कुछ पुरुष गायक होते हैं। अधिकांश खिलाड़ी पुरुष होते हैं, कुछ पुरुष गायक होते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि कुछ गायक पुरुष होते हैं, कुछ खिलाड़ी गायक होते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम जो इसके माध्यम से समझना होगा। जैसे यहाँ पर है अधिकांश खिलाड़ी, अधिकांश खिलाड़ी क्या है, पुरुष है। अधिकांश खिलाड़ी क्या है, पुरुष है। और कुछ पुरुष क्या है, कुछ पुरुष गायक हैं। तो यहाँ पर कुछ गायक पुरुष होते हैं, कुछ गायक पुरुष होते हैं, कुछ खिलाड़ी गायक होते हैं, कुछ खिलाड़ी गायक होते हैं।
तो नहीं होते हैं तो कौन सा बनेगा, एक वाला। तो यही जो है यहाँ पर इसका सी आंसर रहेगा। इसके बाद है कथन यहाँ पर, कुछ पत्थर सोना होता है। कुछ पत्थर सोना होता है, कुछ सोना बैंक होता है। तो इसका भी सेम वैसे ही बनेगा। तो कुछ वाला है, कुछ पत्थर क्या है, सोना होता है, और कुछ सोना बैंक होता है। तो कुछ में जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सा ये आएगा। निष्कर्ष किसका कौन सा बन रहा है, कुछ बैंक पत्थर होते हैं, कुछ बैंक पत्थर होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आया है कुछ बैंक पत्थर होते हैं, कुछ बैंक पत्थर नहीं होते हैं, क्योंकि इसका इसके साथ संबंध है, इसके साथ संबंध नहीं है। कुछ सोना पत्थर है, कुछ सोना पत्थर है, ठीक है। कोई पत्थर बैंक नहीं होता, क्या कोई पत्थर बैंक नहीं होता है। और कुछ बैंक सोना होते हैं, कुछ बैंक सोना, ठीक है। तो दूसरा और चौथा जो यहाँ पर बनेगा। और इस आधार पर अगर हम देखें तो कौन सा वाला बनेगा इसमें, ऑप्शन बी वाला। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर शिक्षक, नियुक्ति और ग्रामीण। तो जैसे त्रिभुज है, ये शिक्षक है, और एक ये वाला नियुक्ति हो जाएगा, और ये वाला क्या है, ग्रामीण हो जाएगा। तो इस प्रकार से है। तो इसमें क्या है, ग्रामीण अशिक्षित पर रोजगार से लगे लोगों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या जो है यहाँ पर पूछी गई है इसमें, तो कितनी है। और संख्या की बात करें तो ऑप्शन ए अर्थात 10 जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है। इसके बाद है प्रेम, राकेश, रोशन, संजय, तनुज, उदित एक वृत्त में उसके केंद्र की ओर देखते हुए समान दूरी पर बैठे हैं। उनमें रोशन प्रेम के दाएं स्थान पर है। तो इसमें क्या है, जैसे एक सर्कल है, इसके चारों तरफ बैठे हुए कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या है, 6 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हैं, और एक वृत्त में उसके केंद्र की ओर देखते हुए समान दूरी पर बैठे हैं, मतलब बीच में इस साइड में बैठे हैं, इस साइड में ऐसे मुँह करके बीच में। तो यहाँ पर उसका स्थान देखना है, जिसका स्थान फिक्स हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें तो उनमें रोशन प्रेम के दाएं तीसरे स्थान पर है, राकेश तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है, उदित प्रेम तथा तनुज के बीच में है, और संजय उदित से बाएं तथा दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, रोशन जो है यहाँ पर प्रेम के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो अगर हम यहाँ पर रोशन को बिठाएं तो यह है रोशन। रोशन जो है प्रेम के दाएं, अब प्रेम के दाएं होना चाहिए। अब दाएं साइड कौन सा बनेगी, क्योंकि इस साइड में अगर हम चले तो राइट हैंड तो ये बैठेगा। तो अगर यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पर रोशन 1 2 3। तो अगर हम देखें यहाँ पर तीसरा जो स्थान है इस पर कौन है, उसके रोशन, उसमें रोशन प्रेम के दाएं, मतलब अगर प्रेम को यहाँ बिठाए तो इसका दाया तीसरा ये बनेगा, तीसरे स्थान पर है। राकेश तनुज से बाएं तीसरे स्थान पर है। उदित प्रेम तथा तनुज के बीच में है। अब उदित जो है वो, क्योंकि ये दोनों का स्थान हमारे पास आ चुका है, अब इन्हीं से संबंधित ही देखने हमें आसपास वाले। तो उदित प्रेम और तनुज के बीच में है। अब उदित जो है प्रेम और तनुज, अगर हम तनुज को यहाँ पर बिठाएं और यहाँ पर बीच में कौन हो जाएगा, बीच में उदित हो जाएगा, उदित। तो उदित जो है प्रेम और जो तनुज है इनके बीच में है, और संजय उदित के बाएं
दाएं से तीसरे स्थान पर है। संजय जो है ये उदित के बाएं तथा बाएं से और दाएं से तीसरे स्थान पर है। कौन? संजय। अब तीसरा स्थान देख लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पर देखें, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखें 1 2 3। तो इसका मतलब यहाँ पर संजय है। संजय उदित के बाएं और दाएं से तीसरे स्थान पर है। और एक स्थान यहाँ पर बच गया, तो जो इसमें कौन सा है? राकेश। ये राकेश को जाएगा। तो ऐसे हैं। अब तनुज के सामने कौन है? तनुज देख सकते हैं, ये तनुज है, इसके सामने यहाँ पर ये कौन है? तो राकेश है। तो इसी प्रकार से जाओ, राकेश यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये जो चिन्ह है, इनके स्थान पर रखकर देखना है फिर कौन सा वाला बनेगा। बोडमास वाला जो नियम है वो यहाँ पर हमने लगाना होगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो इसे जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा। तो ये वाले जो चिन्ह हैं यहाँ पर इसमें आएंगे। तो इस प्रकार से होगा ये। इसके बाद है यहाँ पर एक बहुखंड दंड चित्र दिया गया है, जो एक कॉलेज के 4 समकालीन विद्यार्थियों की संख्या में वर्ष 1990 से 91 92 से 93 तक हुए परिवर्तन को दिखाता है। तो इसका अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये जो खाली वाला जो है डब्बा जो है यहाँ पर, ये कला को, और भरा हुआ विज्ञान को, और जिसमें बीच में लाइनें हैं वाणिज्य को, और ये जो खड़ी हुई रेखा है ये विधि को दिखा रहा है। और ये साइड में यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या और ये वर्ष है। तो यहाँ पर है किस समकाय में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। तो किस समकाय में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट आई है? तो कौन सी में आई है? तो ये आई है कला वाले क्षेत्र में। तो किस में है? ये जो कला वाला जो क्षेत्र है, जो खाली डब्बा है, तो इसमें यहाँ पर ये आई है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये इनकी संख्या कितनी थी? 600 थी, और फिर यहाँ पर 550 थी, और फिर गिरकर यहाँ पर कितनी हो गई है? 300 हो गई। तो इसी में हुई है। इसके बाद है 90 91 में विज्ञान समकाय में विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है ये कितना था? तो 90 91 में जो विज्ञान में, अब ये विज्ञान है बिल्कुल ब्लैक वाला, बिल्कुल ब्लैक वाले में देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो कितना है? 600, और फिर कितना है यहाँ पर? ये 600 है, और 400, तो यहाँ पर फिर जाए इसमें हो जाएगा ये टोटल कितना है? 600। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, इसमें 600 हो जाएगा, और फिर कितना है? 400 ये हो जाएगा, और 400 के बाद फिर कितना है? ये 200 है, 200 हो जाएगा, और ये 150 है, 150। तो इसको टोटल जा हो जाएगा 1350। फिर यहाँ पर विज्ञान समकाय जो है इसमें कितना है? 400 है। फिर ये 400 में से होगा, 400 बटे में 1350 और गुणा में 100, तो ये आ जाएगा फिर आपका 29.6%। तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद फिर ये 1991-92 में विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी वर्ष में वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या का कितना गुना थी? फिर इसमें गुणा में पूछा गया है, तो इसमें भी फिर वैसे ही हो जाएगा। इसमें कितना है वाणिज्य में? तो यह वाणिज्य वाला, तो वाणिज्य में देख सकते हैं आप कौन सा बनेगा फिर यहाँ पर। और 1991-92 का पूछा गया, 91-92 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 550, और 500, 250, और कितना होगा? 250 होगा, और 500, 550, 500, 250 और 200, 550, 500, 250, और कितना? 200। तो इसका जो टोटल है ये 1500 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो फिर वाणिज्य में पूछा गया था, वाणिज्य में कितना है? 250। तो फिर ये वैसे ही हो जाएगा, 250 बटे जो है ये 1500, तो 6 जो है इसका फिर ये निकल के आ जाएगा। तो 6 जो है निकल के आ जाएगा।
इसके बाद है 90-91 में। 90-91 की तुलना में 1992-93 में विज्ञान के विद्यार्थियों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत की यहाँ पर वृद्धि हुई थी इसमें विद्यार्थियों की 90-91 विज्ञान में, तो हमने इसमें किया था कितनी थी, 400 थी। फिर 1992-97 में, 1992 से 97 में फिर विज्ञान संकाय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, इसमें थी 600। फिर प्रतिशत क्या होगा, 600 माइनस में 400 और बटे में 400 गुणा में 100। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 बटे में 400 गुणा में 100, तो 50 जो है निकल के आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे जी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।